ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤੀ ਟਰੂਡੋ ਕਵਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਅੰਨੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਅੱਜ ਦੀ स्टोरी तो मैनू मेरे जे मासूम की तरफ फिर मेरी शक्ल देखो जी, जो मेरा टीवी आज देख रहे हैं ना, मेरी शक्ल देखे मैं कितनी मासूम हूँ। $1 मिलियन चाहिए मुझे। पर ये जो हमारे जनती ट्रूडो हैं जो कि अब जनती नहीं रहे, अब आप देखो आप इन्होंने मेरा दिल आज कितना साड़ा है। अच्छा जी, आपको पता ही है कि हम जो ट्रूडो साहब के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो भी हम आपको बताते हैं। पहले जो आज रिपोर्ट आई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। पब्लिक ऑर्डर इमरजेंसी कमीशन जो बिठाया था, जो कि ये जो फ्रीडम कॉन्वॉय आया था उसके ऊपर कि जी ट्रूडो साहब ने क्यों जो है वो इमरजेंसी लगाई थी, उसके ऊपर आज रिपोर्ट आ गई है। इसके ऊपर बात करते हुए कमिश्नर पॉल रूले ने जो है आज 273 पेज की ये जो एग्जीक्यूटिव समरी है इसमें पेश किया है, और उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट को उन्होंने वैसे डिफेंड किया कि ट्रूडो साहब ने ये जो अनाउंस किया था इमरजेंसी जब फ्रीडम कॉन्वॉय आया हुआ था ऑटवा के अंदर, तो ही फॉलोड वेरी हाई थ्रेशोल्ड, मींस उसने तमाम जो स्टेक होल्डर्स से उनसे बात करने के बाद उसने जो है वो ये ऑर्डर दिया है। उन्होंने अपनी ये जो 5 वॉल्यूम की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कहा जी छोटे छोटे मिस स्टेप्स हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे आते रहे और फिर वो सिग्निफिकेंट बन गए और चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और इनको ये पता ही नहीं था कि ये जो लग रहा था कि लॉफुल ये कॉन्वॉय है जो कि आ रहा है और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये अनलॉफुल हो गए और फिर नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ी। उन्होंने कहा जी कि ट्रूडो साहब जो हैं उन्होंने तमाम लीडर्स, तमाम जो अदारे थे उनसे पूछा और उनको बताया गया, उनको कहा गया, जिसमें कि पॉलिटिशियंस भी थे, उनके एमपीज भी थे, वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे वो सारा कुछ देख के, जैसे कि चीज़ें जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी और बड़ा सोशल अनरेस्ट फिर रहा था। और फिर जिस तरह की सोशल मीडिया के ऊपर बातें आ रही थी तो उसके ऊपर जो है वो अगर उन चीज़ों का ख्याल कर लिया जाता, पुलिस अपना काम कर लेती, हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपना काम कर लेती, तो सिचुएशन डिफरेंट होती और फिर इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और फेडरल गवर्नमेंट ने लेकिन काफ़ी एडवोकेट जो कंसल्टेशंस थी वो अहेड ऑफ फरवरी 14 की थी, जिसके के बाद ये उन्होंने फैसला लिया कि हमको इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है। और वो कहते हैं जी कि अब मैं पार्लियामेंट को बॉटम लाइन इज के वो कहते हैं, उनका कहना ये है पूरी रिपोर्ट बनाने के बाद उन्होंने कहा जो ट्रूडो साहब ने जो किया वो सही किया और उन्होंने अब 56 रिकमेंडेशंस दी हैं पार्लियामेंट को उन्होंने, और उसको कैटेगरीज में तोड़ा है कि कैसे आप चीज़ें अब हर लेवल पे अच्छे कर सकते हैं। यानी कि आपको चीज़ें चेंजेस लानी पड़ेंगी पुलिसिंग में, फेडरल इंटेलिजेंस कलेक्शन में, कोऑर्डिनेशन में, क्रिटिकल ट्रेड कॉरिडोर्स का ख्याल करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ेगा, चेंजेस टू इमरजेंसी एक्ट इटसेल्फ जो है उसमें भी आपको लाने पड़ेंगे, और बहुत सारे एरियाज जो है उनको स्टडी करना पड़ेगा ताकि आइंदा मुल्क के अंदर ऐसा ना हो। यू आर लिसनिंग जी, तो ये जो है आज की रिपोर्ट, इससे काफ़ी जो है फेडरल गवर्नमेंट को रिलीफ मिला। अच्छा जी, दूसरी ये माजिद भाई ये जड़ी खबर है ना, इसने आज मेरा दिल बड़ा ही साड़े। आपको पता ही है कि हम आपको बता रहे थे कि बहामास में जो नसाओ का एरिया था वहाँ पे वो कर रहे थे, हमारे जनती ट्रूडो साहब उसको कर रहे थे। तो ट्रूडो साहब ने आज बेशुमार जी गुडीज़ उनके लिए अनाउंस की हैं। वहाँ पे ये जो बहामास में गए हुए थे और कैरेबियन लीडर्स और कम्युनिटी मेंबर्स के ऊपर के साथ मिले थे, क्योंकि आपको पता ही है कि हेटी के अंदर बेतहाशा क्राइसिस है, गैंग वायलेंस है। उसके ऊपर आज ट्रूडो साहब ने कहा है कि हम जो है बहुत सारी कनाडा एड देगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि $10 मिलियन कैनेडियन हम देंगे टू प्रोटेक्ट कैनेडियन विमेन किड्स अलोंग हेशियन डोमिनिक रिपब्लिक बॉर्डर, 12.3 मिलियन for food nutrition needs of vulnerable population, emergency sexual reproductive health of women and girls, to end gender-based violence, sanitation, water, hygiene to stop cholera, 44.8 मिलियन टू सपोर्ट कैरिकॉम, ये जो इनकी सारी ऑर्गेनाइजेशन है कैरेबियन कम्युनिटी की, फॉर क्लाइमेट प्रोटेक्शन, 1.8 मिलियन टू टैकल राइजिंग रीजनल इनसिक्योरिटीज़, ये जैसे कि इलिसिट ड्रग्स आ जाती हैं और ओपिएट का क्राइसिस शुरू हो जाता है और सिक्योरिटीज़ जो नहीं रहती हैं बॉर्डर्स के ऊपर, 11.48 मिलियन इन न्यू इनिशिएटिव्स टू मैटरनल, न्यू बॉर्न एंड child health services for indigenous and other communities, 8.98 million to empowering next generation.
तो जनाब ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ ਅੱਜ ਜੰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੈਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਰਫ ਦੇਖੋ ਹੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਤੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ कोई सुन लो खुदा दा वास्ते सर ना जी ना जनती ट्रूडो साहब जो है उनके दिल में हमारे लिए कोई रहम ही नहीं है कोई देख ही नहीं रहे हैं हमारी तरफ बड़े अफसोस की बात है जनती साहब हाँ जी अच्छा जी हमारी जो मेलानी जोली है मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है हसीना हमारी जिनको हम हमेशा कहते हैं वो अब जो है यूक्रेन के लीडर्स के साथ मिली हैं और यहाँ पे इंक्लूडिंग देयर प्राइम मिनिस्टर जो हैं डेनिस शमहल उनके साथ भी मिली हैं इस पे भी उन्होंने कहा जी कि हमने आपको जो $5 बिलियन का सपोर्ट दिया है वो हम कंटिन्यू रखेंगे इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हम ये जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी रशिया कर रहा है उसके ऊपर हम आवाज़ उठाते रहेंगे हम आपके लिए जस्टिस सीख करते रहेंगे इन्होंने कीव का भी विजिट किया जहाँ पे बेतहाशा जो इनका कैपिटल है जहाँ पे बेतहाशा रशिया ने अटैक्स किए हैं इसके अलावा सिविल ऑर्गेनाइजेशन की और जो सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे भी मिले हैं और वो कह रहे हैं कि उनके मोरल बड़े हाई हैं वो जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी को परस्यू कर रहा है यूक्रेन इसके अलावा एक मॉन्यूमेंट पे भी एक जो है वो इन्होंने एक मॉन्यूमेंट जो बनाया है यूक्रेन ने उस जगह पे भी गई जहाँ पे के रिमेंबर किया जाता है मिलियंस ऑफ यूक्रेनियंस जिन्होंने के हॉलोडोमोर फैमिन जो आई थी फैमिन जेनोसाइड जो हुआ था उसके अंदर जो मर गए थे वहाँ पे इन्होंने रीथ जो है वो शी लेड देयर एंड देन इन्होंने कहा जी कि कनाडा आपके साथ खड़ा रहेगा और ये जो कुछ भी सेक्सुअल वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट जो भी कुछ चल रहा है उसमें हम आपको सपोर्ट करेंगे औरतों को सपोर्ट करेंगे और ये जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ वॉर है आपके बच्चों पे उसको हम कनेडा जो है खड़ा रहेगा और सपोर्ट करेगा देखो जी $5 बिलियन इन्होंने दे देता है इन्होंने वाजिद भाई व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन है इन दिस कंट्री व्हाट इज़ दिस अच्छा जी कनाडा का जो एनुअल इन्फ्लेशन रेट है वो अब लग रहा है कि थोड़े हौले हौले स्लो होता जा रहा है सिंस समर और इसमें इकोनॉमिस्ट जो हैं वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि चूँकि ऑयल प्राइसेस ऊपर चली गई थी तो उसकी वजह से जो ये है नीचे नहीं आ सका इन्फ्लेशन रेट जो था इसके ऊपर टीडी बैंक का उन्होंने आज डेटा दिया उन्होंने कहा जी टीडी बैंक का कहना ये था कि जनवरी के अंदर जो है ये ज़रा थोड़ी सी मुश्किलात का सामना था और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फरवरी में भी वो मुश्किलात नहीं देखी जाएंगी वो देखी जाएंगी स्टैट्स कनाडा की एक रिपोर्ट आई थी जिसके के मुताबिक उन्होंने कहा था कि जो कंज्यूमर इंडेक्स है वो जनवरी में जो है वो अभी वो लेकर आएंगे जनवरी का वैसे तो लेकिन प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि वो जो जनवरी का लेकर आएंगे उसमें वो दिखाएंगे कि शायद जो है ये स्टैट्स कनाडा दिखाएगा शायद कि जनवरी इन्फ्लेशन रेट जो है कंपेयर टू लास्ट जनवरी से थोड़ा सा शायद ऊपर था स्टैट्स कनाडा के मुताबिक ये भी वो कह रहे हैं एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो कह सकते हैं कि चूंकि कनाडा का एनुअल इन्फ्लेशन रेट जो है वो 8.1 को जो टच कर रहा था अकॉर्डिंग टू स्टैट्स कनाडा इन जून यानी लास्ट ईयर 2022 में वो दिसंबर में आते आते 6.3% पे आ गया क्योंकि आपको पता ही है कि इसमें गैस प्राइसेस ने बड़ा रोल प्ले किया था गैस प्राइसेस नीचे आ गई थी और इसके अलावा जो है कैनेडियन गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए थे कि सप्लाई चेन के कुछ मसले जो थे वो हल हो गए थे 6% जी जी बिल्कुल लेकिन टीडी बैंक कहती है कि ये जो अभी आएगी स्टैट्स कनाडा की रिपोर्ट जनवरी की जो जनवरी की आएगी अभी ट्यूसडे को तो हमें लग रहा है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 6.2% पे आएगी सीआईबीसी कहते हैं नहीं हमें लग रहा है हम सीआईबीसी प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 6.4% होगी ये इन्फ्लेशन तो अब ये they are far behind 2%. फार बिहाइंड 2% जी अब तो इनको 10 साल शायद लग जाएंगे 2% पे 2% क्योंकि वो उनका प्रोजेक्ट ये है कि वो 2% पे हम लेके आए उसको तो 2% के लिए तो अकॉर्डिंग टू देयर साइंस व्हिच आई नेवर एग्रीड ऑन कि वो मॉर्गेज रेट बढ़ाते रहो इसको अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहें तो वो तो 10% पे ले जाना पड़ेगा आपको जाना पड़ेगा तो अच्छा अब वो कहते हैं जी कि ठीक है आपकी इन्फ्लेशन नीचे आ भी रही है लेकिन अगेन अकॉर्डिंग टू जो स्टैट्स कनाडा है उसके मुताबिक जो है आपकी जो ग्रोसरीज थी वो जो हैं अब 11% ऊपर चली गई थी तो मतलब कैसे ये होएगा जनाब तो इसके ऊपर आज काफ़ी बात है मेट्रो हॉल जो है जी आज टोरंटो के अंदर वहाँ पे जो उनका फर्स्ट फ्लोर था उसके ऊपर जो है कुछ और उसके जो नियर बाय डे केयर सेंटर था उसमें पता चला जी कि कोई उसको इवैक्यूएट किया था क्योंकि पता चला था कि कोई सस्पिशियस पैकेज वहाँ पे रखा गया टोरंटो पुलिस को बुलाया गया था और उनको कहा था जी जो मेट्रो हॉल है उसके एक बाथरूम के अंदर
जो सस्पिशियस पैकेज है, और ये जो है अलोंग जॉन एंड किंग स्ट्रीट है। तो इमरजेंसी डिस्पोजल यूनिट्स जब यहाँ पे आई थी तो उन्होंने वो जब सारा वो कोम किया तो उनको पता चला कि वो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ऐसे ही था कुछ गलती से अपना लंच भूल गया था, अपना लंच शायद का डब्बा शायद भूल गया था या क्या था। बहरहाल वो कुछ ऐसा, वो डरने की बात नहीं थी। बहरहाल आसपास के सारे इलाकों को बंद कर दिया था, और यहाँ पे कुछ लोग जो थे फिर वो तो उनके लिए शेल्टर बसेस मंगवाई गई थी अगर वो अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन फिर 1 घंटे के बाद सारा कोम करने के बाद इलाका उसको खोल दिया गया। तो पुलिस ने अभी तक बताया नहीं है कि उसके अंदर पैकेज में क्या था, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा कि थैंक गॉड नोबडी हैज बीन इंजर्ड इन द इंसिडेंट, तो दैट इज बिग थिंग। अच्छा, ये जॉन टोरी साहब ने अब चूंकि कह दिया कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, बेचारे आज बैठे हुए थे अपने उसके अंदर ऑफिस में, तो लोग अंडे मार के गए। यार उनका अफेयर था, आपको क्या तकलीफ है? अब आपका अफेयर नहीं था, माजिद भाई का अफेयर नहीं था कभी, या मेरा नहीं था, तो अब हम किसी को अंडे मारेंगे जिसका था? व्हाट इज दिस है भाई? ये तो ठीक नहीं है। अब जिसका अफेयर था उसको तो एंजॉय का मजा लेने दें आप। अच्छा, ये वही शख्स है जो एक दिन पहले जिसको कल जिसको चेंबर से निकाला गया था, शोर मचा रहा था, ये ही वाज हैकलिंग टू मच, तो इनको वहां से निकाला, मगर ये बड़े परसिस्टेंट है, एंड ही केम दिस मॉर्निंग। तुम्हें क्या तकलीफ है? उसने तुम्हारे सिटी का पैसा लूटा है, तुम्हें तंग किया है, मतलब है तुम्हारे ऊपर जो है वो उसने जुल्म ढाए हैं, अफेयर के ऊपर तुम्हें क्यों जलन हो रही है भाई? राइट। तो वो इनको जो है फिर इन्होंने आज पता नहीं कितने अंडे जेब में लाए थे ये, मगर 3 अंडे जो हैं इन्होंने उनके शीशे पे फेंके। जनाब टोरी साहब वाज़न्ट हर्ट और एनीथिंग लाइक दैट, मगर शीशे पे मार के गए। अच्छा जी, तो अब जबकि इन्होंने अनाउंस किया कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, और हमने आपको उस दिन भी बताया था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं कि हम रन करेंगे। आज मिट्सी हंटर जो कि एमपीपी हैं फ्रॉम स्कार्बरो गिल्डवुड, उन्होंने कहा जी कि मैं रन कर सकती हूँ ये मेयर की जगह के ऊपर, और मैं बड़ा सीरियसली सोच रही हूँ मेयरल रेस में एंटर होने के लिए। वो कहती हैं कि जी आई लव दिस सिटी और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सिटी, और जो यहाँ पे लोग हैं वो मुझे अप्रोच कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि तुमको इसके बारे में सोचना चाहिए। मिट्सी हंटर आपको पता ही है कि पहली दफ़ा 2013 में ये इलेक्ट हुई थी, और उसके बाद ये री इलेक्ट 3 दफ़ा हो चुकी हैं एज एमपीपी अपने इलाके से, और ये जो थी लिबरल लीडरशिप के लिए भी 2020 में इन्होंने रन करने की कोशिश की थी, लेकिन शी लॉस्ट टू स्टीवन डेल डुका। तो अब ये भी जो है जी मेयर बनने की कोशिश करी। चलो जी, तुसी और मैं भी ऐसी भी अर्जी पाई है। आहो, साढ़े तो पीछे लोग ही बड़े तो मिल बांट के कर लेंगे ना, मिल बांट के कर लेंगे। एक दिन आप मेयर, एक दिन मैं मेयर, एक दिन आप मेयर। हाँ, हो जाएगा जी, ठीक है भाई। पहनो प्रवाह 12:30 से भी सोचो, ठीक है। अच्छा जी, यानी कि माजिद भाई के भाई और मेरी बहनें। हाँ जी, जरा एक्सप्लेन कर, मैंने कहा जरा क्लियर कट होनी चाहिए बात। अच्छा जनाब, एक कम्युनिटी ग्रुप है नायग्रा के रीजन में, और वो कह रहा है कि जब से क्यूबेक ने कहा है कि हमारे पास बेतहाशा माइग्रेंट्स आ गए हैं, तो हम जो है अब दूसरे प्रोविंसेस में भेजेंगे, तो उस वक्त से यहाँ पे ट्रिपल द रिक्वेस्ट है हमारे पास हेल्प करने वालों के लिए, और हमारे पास बेशुमार लोग आ गए हैं यहाँ पे। डियान डी इला जो हैं जनरल मैनेजर हैं ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इमिग्रेशन सर्विसेज एट YMCA नायग्रा, उन्होंने कहा जी कि हम इन सारे जो न्यू कमर्स हैं इनका हेल्प कर रहे हैं, इनके बच्चों को रजिस्टर कर रहे हैं स्कूल के लिए, और इनका जो है कम्युनिटी रिसोर्सेज के लिए इनको एक्सेस दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि पिछले 7 महीने में ये डिमांड जो है बहुत बढ़ गई है। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा ने कहा था कि हम इन लोगों को क्यूबेक से और ओटावा से हम इनको शिफ्ट करना शुरू करेंगे। तो अब ये तो सिलसिला जो है जुलाई में उन्होंने कहा था, तो उस वक्त से ये शुरू होया हुआ है, और काफ़ी सारे होटल्स वहाँ पे जो इन्होंने लिए थे वो चूंकि फुल हो गए थे, तो उन्होंने कहा था अब इनको यहाँ पे नहीं रखा जा सकता, इसलिए हम दूसरी जगहों पे इनको भेजेंगे। अब ये जो वीकेंड गुजरा है खास तौर पे, इस पे बेशुमार बंदे नायग्रा के रीजन में आए हैं। क्यूबेक के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने तो खुद ही कहा था कि इस वीक में कि 505 माइग्रेंट्स जो कि एंटर हुए हैं ये इलीगल जो क्रॉसिंग है रॉक्सहैम रोड की, उसमें से 475 जो है हमने दूसरे प्रोविंस के अंदर जो है शिफ्ट किए हैं, यानी कि ज़ाहिर ओंटारियो में। और नायग्रा का जो इलाका है वो कह रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने वैसे तो अब जो होटल रूम्स हैं वो उनकी काफ़ी बढ़ा दी है तादाद, इनको उधर अकोमोडेट कर रहे हैं, लेकिन हम सर्विसेज इनको दे सकेंगे या नहीं उसके लिए हम बहुत ज़्यादा वरीड हैं। ये एक अब जी अजय हुण मतलब है पेंडेमिक को जहाँ छुट्टी नहीं थी कोरोना वायरस से, तो अब ये मोरो वायरस आ गया है। What is this going on in this country? I am very sad.
आई विल नॉट लिव हियर एनी मोर, व्हाट इज दिस। है जी, तो यहाँ पे अब नोरो वायरस हो गया और वो कहते हैं जी ये जो बग है ये आपके स्टमक में होती है और आपको बड़ा सख्त दर्द होता है और इसको स्टमक फ्लू भी कहते हैं। तो वो कह रहे हैं जी कि ये बेतहाशा यहाँ पे फैला जा रहा है, इसको नॉर्वक वायरस भी कहा जाता है और ये किसी भी एज के बंदे को जो है ये हो सकता है, लेकिन ये राइज कर गया बहुत ज्यादा नवंबर से लेके अब तक और मार्च तक इसका राइज जो है वो चलेगा और बड़ा हाईली ट्रांसमिटेबल है और लोगों ने शायद ये एक्सपीरियंस भी किया होगा, लेकिन उसकी उन्होंने शायद समझा होगा कि ऐसे ही पेट में दर्द है उनके, तो उन्होंने ज़्यादा ख्याल नहीं किया होगा। लेकिन कनाडा में वो कहते हैं जी ज़्यादातर लोग ये करते हैं। डॉक्टर आइजक बोगाश इन्फेक्शियस डिजीजेज एक्सपर्ट जो हैं टोरंटो यूनिवर्सिटी हेल्थ नेटवर्क में, वो कहते हैं जी कि इट्स वेरी वेरी टिपिकल ऑफ एवरेज पेंडेमिक विंटर। उसके बाद जो है ये इस तरह की चीज़ें होती ही हैं। द गार्डियन की आज एक खबर है जी और ये आज फिर बड़ी ख़तरे में नाक खबर है, इसलिए कि एक फॉर्मर सिक्योरिटी गार्ड थे यूएस जो एम्बेसी थी बर्लिन के अंदर, सॉरी यूके की जो यानी कि ब्रिटेन की जो एम्बेसी थी उसमें बर्लिन के अंदर, उसमें ये रशिया के लिए स्पाई करते रहे हैं और एज अ रिजल्ट अब इनको ओवर 13 इयर्स का जेल जो है वो दिया गया है अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। इनका नाम है डेविड वैलेंटाइन स्मिथ, 58 इयर्स इनकी एज है और इनको पकड़ा गया था एक स्टिंग ऑपरेशन में जब ये बहुत ही सेंसिटिव यूके का जो मटीरियल था यानी कि ब्रिटेन का मटीरियल जो था वो रशियन एम्बेसी जो जर्मनी में है उसको दे रहे थे 3 साल पहले, इंक्लूडिंग जो सीक्रेट गवर्नमेंट के कम्युनिकेशंस थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन साहब के, वो भी। जज मार्क वॉल जो थे उन्होंने आज कहा जी कि आपका जो भी कंडक्ट था 2020 और 2021 के बीच में वो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारे पास हैं और उसके लिए आपको चार्ज किया जा रहा है। और उन्होंने कहा है जी कि आपको हमने देखा है कि आपने रेगुलर कॉन्टैक्ट जो है वो रखा हुआ था रशियन एम्बेसी से और हम आपको फॉलो कर रहे थे, जिसके के लिए आपने ये जो आपने ट्रेचरी दिखाई है अपने मुल्क के खिलाफ उसमें आपने पैसे लिए हैं उनसे। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? तो स्मिथ साहब जो हैं उन्होंने ही प्लीडेड गिल्टी और उन्होंने उनके ऊपर जो है नवंबर के अंदर ही 8 ऑफेंसेस के लिए उनको जो चार्ज किया गया था के लिए एलिजिबली चार्ज किया गया था, तो आज उनको फाइनली चार्ज कर दिया गया है। और उन्होंने कहा जी कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने जनरल मेजर सर्जे चक्रॉफ को दी थी जो कि रशिया के मिलिट्री अटैची थे बर्लिन में इन नवंबर 2020। तो वो कह रहे हैं जी कि ये बड़े खतरनाक बंदे हैं, इनको एम्बेसी से फ़ौरन हटाएं और अब प्रोब वहाँ पे डालें कि और तो कोई बंदा नहीं है जो एम्बेसी की खबरें जो है उसको रशिया को दे रहा है। तो ये बड़ी ख़तरे में नाक जो है खबर है। अच्छा जी, टेस्ला की मुसीबतें तो ख़त्म होती नज़र ही नहीं आ रही हैं। एलॉन मस्क साहब पे मुझे लगता है किसी ने पढ़ के फूंक दिया, काला जादू कर दिया। टेस्ला ने रिकॉल की हैं 362,000 यूएस के अंदर जो इनके व्हीकल्स थे जो कि फुल सेल्फ ड्राइविंग बीटा सॉफ्टवेयर जो है इनका उसमें खराबी पाई गई नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएसए में। और उन्होंने कहा कि ये जो ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम है ये बिल्कुल ठीक तरह से नहीं है क्योंकि ये ट्रैफिक के लॉज ही जो है वो फॉलो नहीं करता है और बेतहाशा स्पीडिंग कर देता है, अपनी मर्जी से चला है। अपनी मर्जी से चलता है, यहाँ लॉ के मुताबिक नहीं चलता, अपनी मर्जी से चलता है। खासतौर पर इंटरसेक्शंस में इंतहाई अनप्रिडिक्टेबल मैनर पे कभी एकदम रेस दे देता है, कभी रुक जाता है, कभी निकल जाता है, तो ये क्रैश में हो सकते हैं। टेस्ला ने कहा जी कि हमें अभी तक तो कोई इस तरह की इंजरीज और डेथ्स के कोई स्टोरीज नहीं आई हैं, लेकिन ये रिपोर्ट आने के बाद टेस्ला के शेयर जो हैं 1.6% पे गिर गए हैं एट 210.76 और ये कल हुआ था इनके साथ और उसकी वजह से इन्होंने रिकॉल किया है 2016 से 2023 के जो मॉडल्स हैं, मॉडल एक्स, मॉडल एस और 2017 से 2023 का मॉडल 3 और 2020 से 2023 तक का मॉडल वाई। तो ये सारे मॉडल्स जो हैं इन्होंने रिकॉल अमेरिका के अंदर किए हैं। हिंदुस्तान के अंदर आज बड़ी गर्मा गर्मी रही एक दफा से फिर, क्योंकि अब फिर से एक बिलियनर फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जॉर्ज सोरोस, उन्होंने जो है एक दफ़ा से फिर से मुद्दा उठाया है कि ये जो हिंदुस्तान के अंदर अदानी हिंडनबर्ग जो फियास्को हुआ है उसके ऊपर एक प्रोब बिठाने की ज़रूरत है। अभी इन्होंने 2020 में भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि डेवोस में हो रहा था उसके अंदर इन्होंने प्लेज किए थे $1 बिलियन फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटी नेटवर्क्स, ताकि वो जो है टैकल कर सकें कि ये जो बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म के जो नारे लगा के उसके थ्रू जो है वो
हर किसी को गद्दार गद्दार कहा जा रहा है, उसको रोकने के लिए अपनी स्पीच जो इन्होंने उस वक्त की थी उसमें मोदी जी को बेतहाशा इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। इसके अलावा ट्रंप को किया था, ट्रंप साहब को, और जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग उनको भी किया था। उन्होंने कहा था लेकिन हिंदुस्तान से जो है वो बिगेस्ट एंड मोस्ट फ्राइटनिंग जो है वो खतरा हमें हिंदुस्तान से है, क्योंकि वहां पे ये जो डेमोक्रेटिकली वैसे तो इलेक्टेड मोदी जी की गवर्नमेंट है, लेकिन ये हिंदू नेशनल स्टेट बनाते जा रहे हैं हिंदुस्तान को, और प्यूनिटिव मेजर्स ले रहे हैं कश्मीर के खिलाफ। मिलियंस ऑफ जो मुसलमान हैं उनको थ्रेटन कर रहे हैं, उनको जो सिटीजनशिप एक्ट के अंडर उनसे सिटीजनशिप लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है उन्होंने एक और क्वेश्चन कल भी उठाया मोदी जी के ऊपर। उन्होंने कहा है कि ये जो भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और ये जो सारे गौतम अदानी का जो इंडस्ट्रियल एम्पायर की ये जो एलिगेशंस आई हैं फ्रॉड और स्टॉक मैनिपुलेशन की, इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। जॉर्ज सोरोस का कहना था कि बहुत ज़रूरी है इंडिया जैसी डेमोक्रेसी के लिए इन चीज़ों के लिए बात करने के लिए, क्योंकि मोदी जी जो हैं वो कॉन्स्टेंटली जो इंडिया की जो है गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और जो उसका स्ट्रक्चर है उसको वीकन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ज़रूरी है ये भी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी को फिर से रिवाइव किया जाए। अब जब ये इन्होंने कहा तो बीजेपी तो ज़ाहिर है भड़क गई, और बीजेपी ने कहा जी कि ये इनका दिमाग ठीक नहीं है। यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने कहा कि ये कौन आदमी है जो कि ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे बात कर रहा है हमारे इंडिया की, और हर बंदे को, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर सोसाइटी जो बंदा है इंडिया के अंदर उसको, इस आदमी को कंडेम करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे डेमोक्रेटिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जो है वो बोल रहा है अपने पर्सनल गेन्स के लिए, और ये इसके बड़े नेफेरियस प्लान्स हैं जो कि हम सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी सी.टी. रवि ने जॉर्ज सोरोस के ऊपर बात करते हुए कहा कि ये एक अमेरिकन मैडमैन है, और ये चाहता है कि हमारी जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है उसको एक पप्पू से रिप्लेस किया जाए। जाहिर है कि राहुल गांधी के बारे में वो बात कर रहे थे। तो वो कहते हैं जी कि कांग्रेस इस ईवल इकोसिस्टम को जो है वो बड़ा होल हार्टेडली इसको सपोर्ट कर रहा है ताकि इंडिया की प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ जो है उसको डिस्टेबलाइज किया जा सके। तो हम जो है इस एजेंडे को बिल्कुल रद्द करते हैं और नहीं मानते हैं। ये इंडिया के जो हिंदुस्तान के जो दुश्मन हैं वो इस तरह की जो है वो बातें कर रहे हैं। ही एक्चुअली कॉल्ड हिम एन अमेरिकन मैडमैन। तो अब George Soros is a multi-billionaire. हाँ, बिलियनियर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। अब देखें जरा, ये इतने पैसे इधर उधर देता रहता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, तो ही इज अ वेरी बिग नेम। द प्रिंट की आज एक स्टोरी है जी, और प्रिंट की ये जो स्टोरी है इन्होंने आज ये जो घटमीका का जो एक इलाका है उसके ऊपर ये स्टोरी की है। ये राजस्थान के अंदर है, और इसमें स्टोरी करते हुए उन्होंने कहा जी कि एक औरत जो है बेचारी निढाल पड़ी हुई है, उसकी बच्ची जो है वो बार बार अपने बाप की तस्वीर अपनी माँ के मोबाइल पे देख रही है। दूसरी जो है बेचारी वो भी बिल्कुल मोशनलेस अपने घर के ज़मीन पे लेटी हुई है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इनको कुछ पता नहीं है दोनों औरतों को कि इनके हस्बैंड्स को क्यों उठा के लेकर गए हैं और उनको क्यों मारा है। जो इलाके के लोग हैं, जो लोकल विलेजर्स हैं, वो कहते हैं जी कि वो जो बहुत सारे गाऊ रक्षक हैं, क्योंकि इन लोगों ने शायद गाय किसी ज़माने में काटी थी या रखा था, या उसको इनको लगा कि इन्होंने सही तरह से गाय को ट्रीट नहीं किया, तो वो कहते हैं विलेजर्स कि गाऊ रक्षक कुछ जो हैं वो आए थे और वो इनको उठाकर लेकर गए थे अलेजडली, और उन्होंने शायद इसको पूरी तरह से जली हुई बॉडीज उनकी फिर जला के उनको फेंक गए हैं इस विलेज के अंदर, जिसकी की वजह से इनकी ये जो बीवियां हैं ये अभी तक उस गम से बाहर नहीं आ सक रही, उस हॉरर से बाहर नहीं आ सक रही। वो कहते हैं जी तुम मीडिया वालों का क्या है, तुम लोग तो आते हो इधर बातें करके चले जाते हो, और फिर ये जो गाऊ रक्षक हैं हमको देख रहे होते हैं छुप छुप के। जिस वक्त तुम लोग हमारे इंटरव्यू लेके चले जाते हैं और हम इनके खिलाफ बात करते हैं तो ये हमें उठाते हैं, जलाते हैं, मारते हैं। तो कोई यहाँ पे जो है वो नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो अब यहाँ पे कुछ FIR तो लिखाई गई हैं गोपालगढ़ पुलिस स्टेशन के अंदर, के पहले भी कहा था कि जी हमारे 2 लोग मिसिंग हैं, तो पुलिस ने अलेजली कोई एक्शन नहीं लिया था, और बताया गया था इनको अलेजली कि जी बजरंग दल के ये मेंबर्स हैं जो कि उठा के ये लेके गए, क्योंकि ये ज़्यादातर इलाका जो है ये मुस्लिम डोमिनेटेड है। तो आज उन्होंने फिर से एक दफ़ा सवाल किया है कि क्या मुसलमान होना हिंदुस्तान के अंदर एक जुर्म है? क्या हम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते? क्या पुलिस और लॉ जो है वो ये नहीं देखेगी कि ये हिंदू और मुसलमान के बीच में भेदभाव किए बगैर जो है फैसले क्या नहीं करेगी? और प्रूफ कहाँ है कि हमने गौ माता के साथ कोई ज्यादती की है? तो इसमें अगर कोई की भी थी तो कानून को अपना काम करना चाहिए था, उन लड़कों को खुद उठा के लेके जाना और फिर उनको जला के मार देना।
ये कहाँ का इंसाफ है? तो आज काफ़ी इसके ऊपर जो है वहाँ पे शोर मचा है। पाकिस्तान में तो जी जनाब मामलात जो हैं वो तो माशाल्लाह से आपको पता है, आपको हमने एक लतीफ़ा भी सुनाया था कि अल्लाह ताला के पास सारे हेड्स ऑफ द स्टेट गए थे तो अल्लाह ताला ने सबको भेज दिया था। उन्होंने कहा तुसी अपने मुल्क दे खुद मामलात चलाओ, पाकिस्तान में सिर्फ एक मैं अकेले नहीं चलाना है, बस दैट्स इट। तो वो अल्लाह ही है शायद कोई जो है वो पाकिस्तान को चला रहा है। यानी आप सोचें ज़रा, आप देखेंगे टेररिस्ट जो हैं कितने अब जो है वो बेबाक हो गए हैं कि आज कराची के अंदर शाहराह फैसल के ऊपर जो एक पुलिस स्टेशन था उसके ऊपर पुलिस के ऊपर टेररिस्टों ने अटैक किया, पुलिस चौकी के ऊपर जो है वो अटैक किया। और ये दिस इज एडजेसेंट टू सदर पुलिस स्टेशन। यहाँ पे 8 टेररिस्ट तो पुलिस स्टेशन के अंदर थे और कुछ जो थे वो बाहर थे। इनके बीच में जब ये गोलीबारी चली तो इसमें एक पुलिस वाला जो था वो मारा गया और बाकी जो हैं कुछ टेररिस्ट भी मारे गए, 2 के करीब तकरीबन अभी तक जो खबर आई है। और जो ज़ख्मी हुए थे पुलिस वाले उनको फिर जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में उनको शिफ्ट किया गया है। तो अब चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने जी बड़ा नोटिस ले लिया इस चीज़ का और उन्होंने कहा जी कि फ़ौरन इसको जो है इसके ऊपर एक प्रोब बिठाई जाए। और पायन तुसी तो हमेशा सारे इसी तरह कर दो, जब सब कुछ हो जाता है मस्जिद में लोगों को मार के चले गए, अब जी प्रोब बिठाएंगे। अच्छा जी कोयटा में FC के लोगों को मार दिया, अच्छा जी अब हम प्रोब बिठाएंगे। अब ये पुलिस के ऊपर हुआ। बहरहाल जी पाकिस्तान तालिबान जो हैं उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। तो जब आप जाहिर है कि आपके जो नेबरहुड में जो टेररिस्ट बैठे हैं, सॉरी टू से दिस, उनको जब आप दुनिया सारी को कहेंगे कि उनकी गवर्नमेंट को आप रिकग्नाइज करें तो फिर वो आपके मुल्क में तो आके फिर ये कारनामे करेंगे ना जी। सारी दुनिया कह रही है कि उनको रिकग्नाइज ना करें, उनको ज़रा नहीं, आप पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं उनको रिकग्नाइज करो। तो बस ये इमरान खान साहब जो हैं जी उन्होंने आज अपना कह रहे हैं कि जेल भरो जो अनाउंसमेंट है वो हम नेक्स्ट वीक वेंसडे को कर सकते हैं। और उन्होंने कहा जी कि PTI के लीडर्स को बेतहाशा विक्टिमाइज किया जा रहा है, जैसे कि फवाद चौधरी, आजम सवाती, शहबाज गिल और उसके अलावा जो इनके एल आए हैं शेख रशीद अहमद साहब, उनको भी पकड़ के लेके गए। इन सब लोगों ने कहा कि हमें कस्टडी के अंदर टॉर्चर किया गया। जेल अथॉरिटीज़ कहती है हमने ऐसा कुछ नहीं किया, पर ये कहते हैं जी हमें बहुत ज़्यादा इन्होंने जलील किया, हमारी वीडियोस बनाई, हमें तंग किया। तो आज नेशन को वाय वीडियो ये लाहौर से जहाँ पे कि ये रह रहे हैं अब इस वक्त जो है, क्योंकि इनकी टांग पे जब से गोलियाँ मारी थी November 3 को लास्ट ईयर, उस वक्त से ये रेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे। वहाँ से बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि ये इंतहाई डेंजरस है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इनएबिलिटी शो कर रहा है कि जी मैं तो कर ही नहीं सकता इलेक्शंस, और ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। जब जुडिशरी जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चलती है तो मुल्क के अंदर जंगल का कानून रहता है, जब जस्टिस नहीं होती है तो फिर लॉ कोलैप्स करता है। तो जस्टिस होना मुल्क में बहुत ज़रूरी है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा साहब को बुलाया है और उन्होंने कहा जी कि फ़ौरन आप इमीडिएटली मेरे से February 20 को आके मिलें ताकि हम कंसल्टेशंस कर सकें, ताकि हम एक इलेक्शन की डेट दे सकें अंडर द टर्म्स ऑफ सेक्शन 57(1) ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017। उन्होंने कहा जी कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप मुझसे आके मिलें, लेकिन आपका कोई रिप्लाई नहीं आया था, तो अब आप इस बात पर जवाब दें। इससे पहले कल जो है PTI के सेंट्रल सेक्रेटरी जनरल जो हैं असद उमर साहब, उन्होंने कहा था कि हमने अर्ज किया है प्रेसिडेंट साहब को कि प्लीज़ आप अपनी जो पावर एक्सरसाइज करते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं उस सिलसिले में आप इलेक्शंस की एक डेट करें अनाउंस। तो इसीलिए आज आरिफ अलवी साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया है कि भाई हमको इलेक्शन का एक डेट देना है, तो आप प्लीज़ मेरे से आके मिलो। तो अब देखेंगे इन्वेंट्री जो है जी वो अब पाकिस्तान में नहीं आ रही है, और पता नहीं अचानक क्या हुआ है, साल में ही जो है पट्ठा बैठ गया, क्योंकि इमरान खान साहब के ज़माने में तो इन्वेस्टमेंट भी आ रही थी, इंडस्ट्री भी लग रही थी, बल्कि दबादब इंडस्ट्री चल रही थी, क्योंकि पेंडेमिक के ज़माने में बहुत सारे ऑर्डर्स जो कि पहले बांग्लादेश को जाते थे, दे वर इनएबल टू मेंटेन दैट पेस, तो वो सारे ऑर्डर्स भी फैसलाबाद की इंडस्ट्री के पास आए थे और बहुत सारी मोटर कंपनियां भी खुल रही थी। अचानक से जी वो फॉरेन एक्सचेंज भी ज़ीरो पे ऊपर आ गया है और वो चीज़ें भी नहीं मिल रही हैं। और वो आज जो आपको पता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं पाकिस्तान के, सुजुकी मोटर्स वाले जापानीज़ जो हैं, उन्होंने कहा जी कि हमको चूँकि नई इन्वेंट्री मिल रही है तो हम जो है कुछ थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी शट डाउन करेंगे अपना प्लांट, और ये इनका जो है अब कोई छठा जो है शट डाउन है। अब ये जो नया करेंगे February 20 से 21 यानी कि 2 दिन करेंगे। इससे पहले इन्होंने जो है जो अपना पहले किया था January 2 से 6 के बीच में किया था, फिर January 9 से 13, January 16 से 20 और फिर February 13 से 17। इन्होंने कहा जी कि हम जो बना रहे थे ये सारा कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे थे, सुजुकी कार्स, पिकअप्स, वैन्स, 4x4s, मोटरसाइकिल्स, इनके हमको पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं चूँकि, तो इसलिए हम ये अपनी प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो पायन फिर मतलब है तुसी खाम खा क्यों अजाब पाया है मुल्क उत्ते चलन दिन एक सिस्टम चल रहा सी 12
सहाला पुलिस स्टेशन जो है जी, उन्होंने बड़ा ही कल तो अजीबो गरीब वाकया हुआ और मुझे तो बहुत सारी वीडियोस भी आई, मगर वो अब हम दिखा नहीं सकते यहाँ पे वीडियोस। लेकिन एक चीता एक लेपर्ड जो है वो, अब लेपर्ड को चीता कहते हैं, क्या कहते हैं लेपर्ड को, क्या कहते हैं? चीता है, चीता ही है। हाँ, वो चीता जो है वो भागता फिर रहा था जी वहाँ पे DHA के इलाके में, DHA फेज 2 उधर इस्लामाबाद में भाग रहा था और उसने काफ़ी जो है इंजर किया लोगों को। आज सहाला पुलिस स्टेशन ने एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एक अननोन आदमी के खिलाफ बिठाई है। उन्होंने कहा जी इस लेपर्ड को आपने डोमेस्टिकेट कैसे किया? अव्वल तो इस इतनी बिग कैट को पकड़ा कैसे, डोमेस्टिकेट आपने कैसे किया है? तो उसने, और उसको फिर संभाला क्यों नहीं आपने? तो उसने निकल के काफ़ी लोगों को कल चक्कियाँ मारी थी, बेचारे काफ़ी लोग जो है जख्मी हुए हैं। बहरहाल जी उस आदमी के खिलाफ जो है अंडर सेक्शन 324 अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर एंड 289 नेग्लिजेंट कंडक्ट विद एनिमल अंडर पाकिस्तान पीनल कोड जो है लगाया गया है। क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर शहरी रहमान साहिबा ने कहा है कि ये लेपर्ड जो है ये एक प्राइवेट जू से लास्ट नाइट भागा था, लेकिन अब इसको पकड़ लिया गया है। एनिमल रेस्क्यू सेंटर जो है वो उसमें इसको डाला गया है एंड इट इज़ ओके। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड जो था बेसिकली उन्होंने इसको फिर बड़ी मुश्किलों से पकड़ा था DHA में से, क्योंकि ये भागता फिर रहा था, तो उन्होंने पकड़ के इसको जो है वो लेकर आए हैं। तो बहरहाल उन्होंने कहा जी ये ठीक है, इसकी सेहत ठीक है। ये जनाब जो है बड़ी अफसोस की खबर है एंड वन ऑफ माय फेवरेट ये स्टार्स हैं ब्रूस विल्स। सिर्फ 67 इयर्स इनकी एज है एंड माय पर्सनल फेवरेट रियली। और बचपन से मुझे ये पसंद है, मैं इनके वो देखती थी, मून लाइटनिंग आता था एक इनका ज़बरदस्त किस्म का TV शो। तो बहरहाल वो कह रहे हैं जी कि आपको पता ही है कि मार्च 2022 में इन्होंने कहा था कि मुझे चूंकि स्पीकिंग डिसऑर्डर हो गया तो इसलिए मैं अब कंटिन्यू एक्टिंग नहीं करूँगा। आज पता चला है इनको डायग्नोज किया गया है फ्रंट टेम्पोरल डिमेंशिया उससे, और वो कह रहे हैं जी कि इसका इलाज भी नहीं है और फैमिली ने कहा जी कि इनको कम्युनिकेशन में बड़े प्रॉब्लम्स हो गए हैं। और लेकिन फिर भी हम थैंकफुल हैं कि एटलीस्ट इसका क्लियर डायग्नोसिस तो सामने आ गया है, लेकिन इसके जो ब्रेन सेल्स हैं वो हौले हौले जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते जाएंगे, उसकी प्रोटीन्स खास तौर पे, और ब्रेन के जो फ्रंटल लोब्स हैं उसके ऊपर असर आता जाएगा। तो मतलब ज़ाहिर है कि इनकी हालत और ज़्यादा डिटेरियोरेट करेगी आने वाले दिनों में। तो बड़ी सैड न्यूज़ है। सलीम खान साहब जो हैं जी वो अपने बेटे अरबाज खान को एक फिर से इंटरव्यू दे रहे थे और उसके अंदर उन्होंने बात करते हुए कहा, अमिताभ बच्चन के ऊपर वो बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं और सलीम जो हैं हमने ये जोर दिया था मेहरा साहब को कि आप अमिताभ बच्चन को जंजीर जो फिल्म है उसके अंदर आप इसको लें, क्योंकि जो था अमिताभ बच्चन उसकी बैक टू बैक 11 फ्लॉप्स आई थी, 11 माजिद भाई 11 फ्लॉप्स, और कोई ना तो डायरेक्टर इसको लेना चाहता था ना ही कोई हीरोइन इससे काम करना इसके साथ चाहती थी। जंजीर जो थी वो इतनी बिग फिल्म थी कि उसके लिए जैसे कि धर्मेंद्र, देव आनंद, इवन दिलीप कुमार को किया जा रहा था, यानी कि उनको कांटेक्ट किया जा रहा था। धर्मेंद्र और देवानंद ने अपने पर्सनल रीजंस दिए और दिलीप कुमार साहब ने कहा कि ये बहुत ही यूनिडायमेंशनल फिल्म है तो ये मेरे लिए नहीं है, जो कि बाद में दिलीप साहब ने फिर जब ये बहुत बड़ी हिट बन गई तो उसको रिग्रेट भी किया कि मैंने ये फिल्म क्यों नहीं ली। तो वो कहते हैं जी कि मैं और मेरे दोस्त जो हैं जावेद अख्तर साहब, हम दोनों की नज़रें अमिताभ बच्चन पे थी। हमें लगता था ये बड़ा अच्छा स्टार है, बड़ी इसकी अच्छी पर्सनैलिटी है, आवाज़ में बड़ा दम था, तो हमने फिर बड़ा जो है वो जोर दिया फिल्म डायरेक्टर को कि नहीं नहीं तुम जो है इसको लो प्रकाश मेहरा को, तो तुम जो है, तो वो कहते हैं जी कि फिर हमने उसके लिए जया बहादुरी जो थी उस वक्त, अब तो जया बच्चन है, वो जया बहादुरी को फिर हमने कहा कि भाई इसके साथ काम करो तुम। तो उन्होंने जब जंजीर का स्क्रिप्ट पढ़ा तो उन्होंने कहा जी इसमें मेरे लिए तो कुछ नहीं है, तो हमने जया बहादुरी को कहा कि इसमें आपके लिए कुछ नहीं है लेकिन अमिताभ बच्चन के लिए बहुत कुछ है। और फिर वो कहते हैं जी वही टर्निंग पॉइंट जो है फिल्म इसके लिए आई और फिर इसको जो है एंग्री यंग मैन का भी टाइटल मिला और फिर तो बस गाड़ी चल पड़ी अमिताभ बच्चन की। फिर तो जी हिट्स ही फिर तो दुनिया अमिताभ बच्चन के पीछे थी, क्योंकि जब ये नए नए वैसे भी आए थे, मुझे याद है पता नहीं कौन सा इनका एक फिल्म डायरेक्टर कह रहा था अमिताभ बच्चन को जब ये नए नए आए तो कहने लगे तुम हीरो बनने आए हो, तुमने अपनी शक्ल देखी है। तो उसके बाद तो जनाब फिर जब ये हिट हो गए तो बस फिर तो अमिताभ बच्चन के अलावा कोई और नज़र ही नहीं आता था। तो जनाब ये उन्होंने बड़ी रेवलेशंस जो हैं आज की हैं। आज इंस्टाग्राम के ऊपर जी जीनत अमान ने अपने ग्रे हेयर जो हैं वो दिखाए हैं और ये तस्वीर जो है उनके बेटे ने जो जहान खान हैं जो फिल्म कंपोज़र हैं उन्होंने ली है, आपको पता ही। और कुछ इन्होंने बातें जो हैं अपनी जो पुरानी फिल्म थी सत्यम शिवम सुंदरम 1978 उसके सेट्स की भी बातें की। तो इनसे कुछ लोगों ने जब पूछा, उन्होंने कहा आपने अपने ग्रे हेयर क्यों रखे हैं, क्योंकि आप तो सच अ ब्यूटी हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, हम जब औरतें ग्रे हेयर रखते, मर्द रख लें तो उनको कहा जाता है बड़े ग्रेसफुल हैं, औरतें रख लें तो उसके ऊपर बड़ा वो एतराज़ आता है कि ओ आपको तो हम अब आप बूढ़ी हो गई हैं, बड़ी सिंपथीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं और जो है वो कहते हैं ओहो अब तो ये एज कर रही है। तो वो कहती है आई एम वेरी प्राउड, मैं जैसी भी हूँ आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। तो मेरे बाल ग्रे हैं या जैसे भी हैं तो वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ऐसे है।
और जनाब आज तो बड़ी बड़ी धमाके हुए, आज तो फिर से लग रहा है इंडिया पाकिस्तान में कुछ प्यार बढ़ रहा है। आपको पता ही है उर्वशी रोटेला जो हैं वो बड़ा आजकल मोहब्बतें दिखा रहे हैं हमारे बच्चे को, हमारा जो है वो नसीम शाह जो है बेबी हमारा उसको हैं जी। इससे पहले भी आपको पता है कि 2022 में भी इन्होंने बड़े कुछ ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर एक्सचेंज किए थे कुछ व्यूज़ के, नसीम शाह मुझे बड़ा पसंद है और ये और वो है, तो लोग बड़ा भड़क गए थे दोनों तरफ। उन्होंने कहा जी हमारा बच्चा है उसके ऊपर तुम किधर डोरे डाल रही हो। तो अब 15 को यानी कि परसों जो है बर्थडे थी हमारे इस बच्चे की नसीम शाह की, तो उसके ऊपर जी फिर से उर्वशी रोटेला ने बड़ी इनको मुबारकें दी हैं। अच्छा पहले तो ये जो है ना ही करते रहे, वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है कि ये कौन है लड़की उर्वशी रोटेला। जब लोगों ने इससे पिछली दफ़ा भी पूछा था कि वो इंडिया की एक एक्ट्रेस है जो बड़ी आपके पीछे पड़ी है, एक्ट्रेस मॉडल है, तो आप वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है। अच्छा आज जब उसने कहा ये 15 फरवरी को जब उसने कहा हैप्पी बर्थडे, तो उसने बड़े जी रिस्पॉन्स दिया आगे से नसीम शाह ने, और हाथ जोड़े हुए हैं और इमोजीज डाली हुई हैं और बड़ा कुछ है। तो अब लोग कह रहे हैं इज समथिंग कुकिंग बिटवीन देम, व्हाट इज दिस। अब मालूम चल गया ना उनको। हाँ तो ये तो अभी बेचारा बच्चा सा, ये तो 20 साल का है, तो वो पता नहीं कोई 35-40 के पास है वो अब, तो ये व्हाट इज दिस। जेलस हो सकता है अच्छा छोटी हो शायद, सिर्फ 10 साल बड़ी हो, 30 की हो है। हाँ जी, तो ये तो बच्चा है हमारा है। ए व्हाट इज दिस, व्हाट इज गोइंग ऑन है। कम ऑन, ए बच्चों को तो छोड़ो यार, ये क्या है चक्कर। ठीक है देखो जी असी बंदे ढूंढने हैं पर असी ये कहने कि 15 साल का कोई लड़का मिले हैं, ऐसा तो नहीं है ना। हम तो हमारी तो एक ही है, जैसे आपकी एक ही वो है ना जो चॉइस है कि बस कुड़ी होनी चाहिए है। साड़ी भी एक ही है मासूमाना के इटालियन होना चाहिए बस। देखो जरा मतलब है व्हाट इज दिस। अच्छा जी चलो कोई बात नहीं। अच्छा जनाब हमारे मियां दाद साहब जो हैं जावेद मियां दाद साहब बड़े हमारे लेजेंड हैं क्रिकेट के, आपको पता ही है 65 ईयर्स एज है, कोई ज़्यादा एज नहीं है। ये इनको आज कराची में हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है और ये कहा गया था कि ये कोलैप्स कर गए थे, तो इसलिए इनकी हेल्थ बड़ी डिटेरियोरेट कर गई और उनको किया। अच्छा ये जब खबरें आई तो लोग बड़े परेशान हो गए। अच्छा उसके ऊपर इन्होंने फिर अपना एक वीडियो डाला है, वैसे तो ये लेटे हुए हैं बेड पे उसके हॉस्पिटल के, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे माइल्ड सा हेडेक आया था तो मैं चेकअप के लिए आया हूँ, परेशानी की बात नहीं है, मैं वापस आ जाऊँगा। आपको पता ही है कि जावेद मियां दाद साहब ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली हुई हैं, 124 टेस्ट खेले हैं, 233 ODIs खेले हैं और पाकिस्तान के 1992 का जो विनिंग वर्ल्ड कप स्क्वाड था उसमें थे, कराची में पैदा हुए थे और उसके बाद इन्होंने ODI डेब्यू अपना 1975 में किया था और इनको जो है टेस्ट कैप मिली थी 1 साल के बाद, और इन्होंने अपना करियर जो था 1996 में एंड कर दिया था वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि उन्होंने कहा था जी कि मुझे सही तरह से ट्रीट नहीं किया गया, मेरा टैलेंट को सही तरह से यूज़ नहीं किया जा रहा। और वो छक्का तो जो आखिरी बॉल पे 1986 में हमेशा याद रहेगा इंडिया के खिलाफ, वो तो आप कभी नहीं भूल, हमेशा याद रहेगा, हमेशा याद रखा, वो इनके साथ जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है यस, और वो हमारी लाइफ के साथ भी चिपका हुआ है क्योंकि हम देख रही थी वो मैच वहाँ बैठी हैं जी। तो बस जनाब तो इनके लिए दुआएं हैं भाई, जावेद मियां दाद साहब आप ठीक हो जल्दी। न्यूजीलैंड के जो बैटर हैं कॉलिन मुनरो, उन्होंने आज जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो अपनी टीम है उसकी बड़ी तारीफ की, खास तौर पे उनके जो टीम मेट हैं विकेट कीपर बैटर आजिम खान साहब, उनकी बड़ी तारीफ की। वो कहते हैं कि ये इतना ज़बरदस्त बैट्समैन है, मुझे समझ नहीं आती कि ये पाकिस्तान टीम में क्यों नहीं इसको रखा। उन्होंने जब कराची किंग्स के जीते तो उन्होंने आजम खान की तारीफ करते हुए कहा कि जिसने के 44 रन्स बनाए ऑफ 28 बॉल्स और सिर्फ 24 ईयर्स इनकी एज है। वो कहते हैं कि बड़े यंग है, इनको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि इनके वेरी फास्ट बैट्समैन, लेकिन लोग जो है ना मजिद भाई असल में जो इनका वेट ज्यादा, हाँ वेट ज्यादा है ना, तो सारे प्लेयर्स भी और एनालिस्ट भी और वो क्रिकेट जो बॉडी है वो भी कहती है कि भाई मोटा है ये, तो इसलिए इसका भाई मोटा तो इंजमामुल हक भी था फिर। तो बहरहाल जी इसने अभी तक जो है 3 T20s पाकिस्तान के लिए खेले हैं। आलम भी मोटा था, हाँ सारे ही मोटे थे, तो अब ये तो कोई बात नहीं है। एंड जनाब AFP की हमारी एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज फ्रॉम AFP ने आज बड़े खुलासे किए हैं। इंडियन चीफ क्रिकेट सेलेक्टर जो थे चेतन शर्मा साहब, उन्होंने आज रिज़ाइन किया है। 57 ईयर्स एज है, यंग से हैं, लेकिन हुआ क्या है, अच्छा हुआ क्या, इन्होंने रिज़ाइन क्यों किया? रिज़ाइन इसलिए किया कि जी न्यूज़ ने एक स्टिंग ऑपरेशन इनके खिलाफ किया है, और मतलब आपको पता ही अब हमारे जर्नलिस्ट कैसे हो गए हैं, वो इनके साथ कोई कैंडिड गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा ये भी समझे कि कोई कैंडिड गुफ्तगू चल रही है। अच्छा कैंडिड गुफ्तगू में चेतन शर्मा साहब ने बड़ा एक्यूज़ किया विराट कोहली साहब को और एक्स BCCI के जो चीफ थे सौरव गंगुली साहब, उन्होंने कहा जी कि इन दोनों की जो ईगोज थी बड़ी ऊपर थी और वो क्लैश कर रही थी।
तो ये सारा कुछ जो है जी न्यूज़ इसको रिकॉर्ड कर रहा था, इन बेचारों को पता ही नहीं चल रहा था, वो उन्होंने अपने फिर टीवी चैनल पे चला दिया। चेतन शर्मा साहब जो हैं वो कह रहे थे कि कोहली जो था अपने आप को बीसीसीआई से बड़ा समझता था और वो समझता था कि मुझे जो वाइट बॉल कैप्टनसी से निकाला है वो गंगुली ने निकाला है, और ये जो कुछ भी जो चल रहा है वहाँ पे ये ठीक नहीं है। इसके अलावा इन्होंने कहा जी कि ये तक इन्होंने क्लेम किया कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स आए उसने ये मुझे बताया है, उससे मुझे पता चलता है कि बीसीसीआई के बाहर, बेशक अंदर नहीं लेकिन बाहर कोई जो लोग हैं वो इंडियन प्लेयर्स को इंजेक्शंस देते हैं ताकि टेस्ट से पहले उनकी फिटनेस जो है बड़ी ज़बरदस्त होए और वो जो ओपोनेंट टीम है उसके खिलाफ जो है वो बड़ा खेलें। अच्छा, कोई डिटेल्स नहीं इसके बारे में लेकिन उन्होंने दी। इससे पहले भी जो पीटीआई के जो ने कोर्ट यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इनको कोर्ट किया था, एक अननेम्ड बीसीसीआई के ऑफिशियल, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जी इस तरह की कुछ बातें सामने आई हैं, तो अब जाहिर है कि इनको बड़ा लोगों को अफसोस हुआ है कि इन्होंने ऐसी बातें क्यों की हैं। और बीसीसीआई ने वैसे कहा कि हमने इनको नहीं कहा था रिज़ाइन करने को, इन्होंने खुद ही जो है वो रिज़ाइन किया। ये थी हमारी आज की खबरें।